विल इटर्नल वन ऑफ द बेस्ट कल्टीवेशन डोंगुआ है जो हमें 2D में देखने को मिलता है, जिसमें कल्टीवेशन के साथ साथ कॉमेडी भी देखने को मिलती है। इसकी यही यूनिकनेस की वजह से ये डोंगुआ बहुत पॉपुलर है। बाय द वे इसके ऑथर अर्गन है जिन्होंने रिनेगेड इमोर्टल को भी लिखा है, और इवन दोनों डोंगुआ सेम यूनिवर्स में सेट है जिसे हम अर्गन वर्स कहते हैं। तो मेरा नाम है ब्रुकलिन, मैं अपने चैनल पर कल्टीवेशन डोंगुआ रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, और इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें विल इटर्नल का कल्टीवेशन सिस्टम एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे तुम डोंगुआ ठीक से समझ पाओगे। तो अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके कल्टीवेशन सिस्टम का फर्स्ट लेवल आता है की कंडेंसेशन, जिसे 10 लेज में डिवाइड किया गया है। एक पर्सन अपनी कल्टीवेशन जर्नी इस लेवल से स्टार्ट करता है। जब कोई पर्सन स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में उसे सर्कुलेट करके डांटियन रीजन में स्टोर करने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसका मतलब है वो की कंडेंसेशन के फर्स्ट लेयर में आ चुका है। इस लेवल में प्रोग्रेस करने के लिए तुम्हें अपनी फिजिकल बॉडी को रिफाइन करना पड़ेगा। इसमें तुम डांटियन में स्पिरिचुअल की स्टोर करके और मेरिडियंस को ओपन करके उनमें की सर्कुलेट करके बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, और फिर इसी एनर्जी को फाइट वगैरह में यूज किया जाता है। कल्टीवेशन का सेकंड लेवल आता है फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट। देखो ये लेवल आरएमजीआई और रिनेगेड इमोर्टल वाले से इसके अंदर बहुत अलग है। अब देखो ये ध्यान से समझना, इस लेवल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: मोर्टल डाओ फाउंडेशन, अर्थ डाओ फाउंडेशन और हेवन डाओ फाउंडेशन। जब तुम फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट पिल कंज्यूम करके ब्रेक थ्रू लोगे तो तुम्हारा मोर्टल डाओ फाउंडेशन बनेगा, और ये सबसे वीक है। दूसरा आता है अर्थ डाओ फाउंडेशन, इसमें तुम अर्थ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ब्रेक थ्रू लेते हो। एंड तीसरा आता है लेजेंडरी हेवन डाओ फाउंडेशन, जिसमें तुम सीधा हेवनली एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ब्रेक थ्रू लेते हो। देखो फाउंडेशन बिल्ड करते वक्त लोग टाइट फ्लोज फेस करते हैं, जिनसे वो अपने स्पिरिचुअल सी में लेयर्स बना पाते हैं। मोर्टल डाओ फाउंडेशन के अंदर लोग पिल कंज्यूम करते हैं और स्पिरिचुअल लेग फॉर्म करते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही लेयर होती है। इसमें टाइट फ्लोज नहीं आते हैं, इसीलिए ये लोग बहुत वीक होते हैं, और इनका ऑलमोस्ट नो चांस है कि ये लोग कोर फॉर्मेशन लेवल पे रीच कर पाएंगे। अर्थ डाओ फाउंडेशन में तुम्हें अर्थ की को एब्जॉर्ब करके टाइट फ्लोज का यूज करके अपने स्पिरिचुअल सी में लेयर्स फॉर्म करनी पड़ती है। अर्थ की तुम किसी स्पेशल लोकेशन या फिर ट्रेजर वगैरह से एक्वायर कर सकते हो। अर्थ डाओ फाउंडेशन बिल्ड करते समय लोग टाइट फ्लोज फेस करते हैं, जो कि 1 से लेकर 9 आते हैं। ये तुम्हारे टैलेंट पर डिपेंड करता है कि तुम कितने टाइट फ्लोज फेस करोगे। ये बेसिकली स्पिरिचुअल वेव्स होती है जो तुम्हारे स्पिरिचुअल सी में आती है, और इनका यूज करके तुम अपने स्पिरिचुअल सी में लेयर्स फॉर्म कर पाते हो। हर टाइट फ्लो से तुम एक लेयर को फॉर्म कर पाओगे। जितने ज्यादा टाइट फ्लोस होगे उतने ज्यादा तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे। अगर किसी ने अर्थ एनर्जी एब्जॉर्ब करके पूरे 9 टाइट फ्लोस पार कर लिए है, तो उसके स्पिरिचुअल सी के अंदर 9 लेयर्स फॉर्म होगी, जिसे बहुत ही रेयर माना जाता है। हेवनली डाओ फाउंडेशन में तुम्हें हेवनली की को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। शाओचुन के केस में वो अर्थ एनर्जी एब्जॉर्ब करके 9 टाइट फ्लोस पार कर लेता है, और फिर हेवनली की को एब्जॉर्ब करके हेवन डाओ फाउंडेशन बिल्ड कर लेता है। इसमें तुम्हारा स्पिरिचुअल सी गोल्डन हो जाएगा और तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। जब तुम अपने स्पिरिचुअल सी को ओपन करके उसमें कम से कम एक लेयर फॉर्म कर पाओगे, तो उसका मतलब है तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के अर्ली स्टेज में सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर चुके हो। देखो अगर हम एग्जांपल ले किसी ऐसे पर्सन का जिसने 9 टाइट फ्लो अर्थ डाओ फाउंडेशन बिल्ड की है, तो जब वो अपने स्पिरिचुअल सी की फर्स्ट लेयर को क्रिस्टलाइज कर पाएगा, तो उसका मतलब वो मिडिल स्टेज में पहुंच चुका है। अगर वो 3 लेयर कर पाएगा तो वो मिडिल स्टेज के भी पीक पर पहुंच चुका है। अगर वो 4 लेयर्स को कर पाया तो उसका मतलब है वो लेट स्टेज में पहुंच चुका है। ठीक वैसे ही 6 यानी कि लेट स्टेज का भी पीक, और 9 यानी कि ग्रेट सर्कल का पीक। तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल को ऐसे 3 कैटेगरी और 4 स्टेजेस में बांटा गया है। ब्रो ये लेवल आरएमजीआई और रिनेगेड इमोर्टल वाले से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है समझना। आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। नाउ कल्टीवेशन का अगला लेवल आता है कोर फॉर्मेशन। इसमें तुम्हें अपने स्पिरिचुअल सी की लेयर्स को मर्ज करके डांटियन रीजन में एक कोर फॉर्म करना पड़ता है। क्वालिटी डिपेंड करती है तुम कितनी लेयर्स को मर्ज कर पाए हो। जरूरी नहीं है कि 9 लेयर्स वाला पर्सन सभी की सभी लेयर्स को मर्ज करके सक्सेसफुली कोर बिल्ड कर पाएगा। ऐसा भी हो सकता है वो सिर्फ 5 ही लेयर्स को मर्ज कर पाया हो, जिससे उसका कोर वीक होगा ज्यादा लेयर्स मर्ज करने वाले से। मोर्टल डाओ फाउंडेशन से कोर फॉर्मेशन में रीच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट फिर भी अगर कोई कोर फॉर्म कर पाया तो वो मोर्टल कोर होगा। ठीक वैसे ही अर्थ डाओ फाउंडेशन से अर्थ कोर फॉर्म होगा, और हेवन
डाओ से लेजेंडरी गोल्डन कोर फॉर्म होगा। देखो 4 लेयर्स का कोर ठीक ठाक माना जाता है, उससे नीचे का वीक और 6 का रेयर माना जाता है और 8 का एक्सट्रीमली रेयर माना जाता है। 9 लेयर्स का तो भाई बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। जब कोई अपने स्पिरिचुअल सी की लेयर्स को मर्ज करके कोर फॉर्म करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका मतलब है वो अर्ली स्टेज में पहुंच चुका है। मोर्टल एंड अर्थ कोर फॉर्म करते वक्त कोई ट्रिबुलेशन वगैरह नहीं आती है, बट हेवन डाओ में जब कोई अपना गोल्ड कोर फॉर्म करता है तब हेवनली ट्रिबुलेशन आती है, जिसमें तुम्हें 9 लाइटनिंग स्ट्राइक्स फेस करने पड़ते हैं। अगर एक भी फेस करने में तुम फेल हो गए तो तुम्हारा कोर टूट जाएगा और तुम्हारी डेथ हो सकती है। इसमें प्रोग्रेस करने के लिए तुम्हें कोर को डेंस करना पड़ता है। इस लेवल को अर्ली, मिड, लेट एंड ग्रेट सर्कल में डिवाइड किया गया है। नाउ कल्टीवेशन का अगला लेवल आता है नासेंट सोल। इसमें तुम्हें अपने कोर को तोड़कर एक इन्फेंट जैसी सोल बनानी होती है। देखो अब यहाँ पर इनकी कैटेगरी थोड़ी सी अलग है। अगर तुम नासेंट सोल पिल कंज्यूम करके अपने कोर को तोड़कर उससे सोल बनाओगे तो तुम मोर्टल डाओ नासेंट सोल बनोगे। एंड अगर तुम 5 एलिमेंटल देवा बीस्ट सोल्स का यूज करोगे तो तुम अर्थ डाओ नासेंट सोल बनोगे। एंड लास्ट, जिसमें अगर तुम 5 एलिमेंटल देवा सोल्स का यूज करोगे तो तुम हेवन डाओ नासेंट सोल बनोगे। देवा बेसिकली अगला कल्टीवेशन लेवल है। तुम्हें देवा बीस्ट की 5 अलग अलग सोल्स चाहिए होगी, जिनमें ये 5 बेसिक एलिमेंट्स होने चाहिए, तब जाके तुम अर्थ डाओ बन पाओगे। ठीक वैसे ही हेवन डाओ में तुम्हें रियल देवा कल्टीवेटर की अलग अलग एलिमेंट्स वाली 5 सोल्स चाहिए होगी। एंड ब्रो ये देवा लेवल के लोग बहुत ही कम है पूरे हेवनस्पेन रियलम में। ये लोग होते ही बहुत पावरफुल है, ऐसे लोग बहुत कम मरते हैं, तो इनकी पूरी 5 सोल्स कलेक्ट करना, वो भी अलग अलग एलिमेंट्स की, ये बहुत ही मुश्किल है भाई। और देखो सोल से यहाँ पर मतलब है उसकी सोल का थोड़ा सा पोर्शन, ना कि उसकी पूरी की पूरी सोल। नासेंट सोल को अर्ली, मिड, लेट एंड पीक में डिवाइड किया गया है। एंड देखो विल इटर्नल के अंदर जैसे एल्केमी और वेपन रिफाइनिंग स्किल्स होती है, ठीक वैसे ही एक स्पिरिट एनहांसमेंट नाम की स्किल है, जिसमें पिल, वेपन और कुछ भी आइटम्स वगैरह को रिफाइन करके उनकी क्वालिटी को इंक्रीज किया जाता है। जितनी ज्यादा बार तुम रिफाइन करोगे उतनी ही ज्यादा क्वालिटी बढ़ेगी, बट फेल होने पर वो आइटम टूट भी सकता है। शाओचुन इसी मेथड का यूज करके नासेंट सोल में प्रोग्रेस करता है। ये बहुत ही डेंजरस मेथड है। अगर फेल हो गए तो तुम्हारी भाई नासेंट सोल टूट भी सकती है। अगर तुम अपनी नासेंट सोल को 15 टाइम्स रिफाइन कर पाओगे तो तुम मिड स्टेज में आ जाओगे। अगर 18 टाइम्स रिफाइन किया तो लेट स्टेज में आ जाओगे और 20 टाइम्स किया तो पीक स्टेज में आ जाओगे। देखो यहाँ तक जितने भी लेवल्स मैंने बताए हैं, अगर उन सभी में कोई हेवन डाओ अचीव कर पाया तो वो पर्सन लिटरली इनविंसिबल होगा। सेम लेवल में उसे हराना इम्पॉसिबल है। हेवनस्पेन रियलम की हिस्ट्री में सिर्फ एक ऐसा पर्सन है जिसने ये अचीवमेंट अचीव की है, वो है द सेलेस्टियल, हेवनस्पेन रियलम का रूलर और डू लिंगफे का फादर। नाउ कल्टीवेशन का अगला लेवल आता है देवा। इस लेवल को भी मोर्टल, अर्थ एंड हेवन डाओ में क्लासिफाइड किया गया है और ये डिपेंड करता है तुम्हारी नासेंट सोल पर। वो जिस क्वालिटी की होगी उसी क्वालिटी के तुम देवा बनोगे। जब तुम अपनी विल को हेवन एंड अर्थ से फ्यूज करने में सक्सेसफुल हो जाओगे तब तुम अर्ली देवा स्टेज में ब्रेक थ्रू कर जाओगे। इस लेवल में तुम सीधा हेवन एंड अर्थ की पावर्स को यूज करोगे, इसलिए इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलमोस्ट कभी खत्म नहीं होती है, जिससे ये लोग ऐसी टेक्निक्स इजीली यूज कर सकते हैं जिनमें स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा लगती है। इसमें तुम स्काई में एक ह्यूज फेस मैनिफेस्ट कर सकते हो जो कि तुम्हारा होगा। एंड पूरे हेवनस्पेन रियलम के अंदर सिर्फ 50 जितने लोग ही हो गए इस लेवल में। इस लेवल को अर्ली, मिड, लेट एंड ग्रेट सर्कल में डिवाइड किया गया है। इस लेवल के बाद आता है डेमीगॉड। देखो इसमें लोग अपनी विल से हेवंस की विल को डोमिनेट करते हैं। देवा में लोग हेवन एंड अर्थ की पावर को बुरो करते हैं, बट एक डेमीगॉड सीधा डायरेक्टली हेवन एंड अर्थ की पावर को यूज करता है। डेमीगॉड के स्पिरिचुअल सी के अंदर एक विल रूट होता है जिसको तुम्हें डाओ सीड में कंडेंस करना होता है, तब जाके तुम अगले लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाओगे। इस लेवल को अर्ली, मिड, लेट एंड ग्रेट सर्कल में डिवाइड किया गया है। नाउ अब देखो मैंने जो तुम्हें इन 6 लेवल्स के बारे में बताया है उन सभी को मिलाकर एक स्टेप कंप्लीट होता है। अब ये स्टेप कोई कल्टीवेशन रियलम नहीं है, ये बस लेवल्स को क्लासिफाइड करने के लिए बोला जाता है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे करके स्टेप वाला सिस्टम तुम्हें पूरे अर्गन वर्स में देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग रिनेगेड इमोर्टल। नाउ अब अगला लेवल आता है सेलेस्टियल। इसमें तुम्हें 3 ट्रिबुलेशन को पार करना पड़ता है। जब तुम ये कर जाओगे और तुम अप्रूव्ड हो जाओगे इटर्नल मदर द्वारा, तब तुम सेलेस्टियल में ब्रेक थ्रू कर जाओगे और तुम्हारा विल रूट जो होगा वो एक डाओ सीड में कंडेंस हो जाएगा। यही डाओ सीड एक सेलेस्टियल की फाउंडेशन होती है। इस लेवल को भी अर्ली, मिड, लेट एंड ग्रेट सर्कल में डिवाइड किया गया है। एंड बाय द वे ये इटर्नल मदर जो है वो ऐसा कोई फिगर नहीं है, तुम इसे समझ सकते हो वर्ल्ड की विल
या उसकी स्पिरिट सेलेस्टियल को क्लासिफाइड किया गया है एज ए सेकंड स्टेप। नाउ कल्टीवेशन का अगला लेवल आता है आर्केन रिलम। जब तुम्हारी डाओ सीड ब्लूम होकर डाओ विल बन जाएगी तब तुम सक्सेसफुली इस लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाओगे। इसे सेकंड स्टेप में क्लासिफाइड किया गया है। इस लेवल पर रीच करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अभी के टाइम पर सिर्फ 2 ही लोग हैं जो इस लेवल में है। इसे भी अर्ली, मिड, लेट एंड ग्रेट सर्कल में डिवाइड किया गया है। इसमें भी तुम्हें इटर्नल मदर द्वारा अप्रूव्ड होना होगा। इसके बाद आता है सोवरिन रिलम। इस लेवल पर रीच करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इस पर रीच करने के लिए तुम्हें अपने डाओ को प्रूव करना पड़ता है, मींस एक एसेंस मास्टर करना पड़ता है। पूरे यूनिवर्स में आज के टाइम पर कोई भी इस लेवल में नहीं है। इस अकेले एक लेवल को क्लासिफाइड किया गया है एज अ थर्ड स्टेप। इसे भी वही सेम अर्ली, मिड, लेट एंड ग्रेट सर्कल में डिवाइड किया गया है। इस लेवल के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो लोग टाइम, स्पेस और फेट वगैरह से अनअफेक्टेड होते हैं। उन लोगों ने कम से कम एक एसेंस तो मास्टर किया होता है। एसेंस इज लाइक किसी भी चीज का रूट। मतलब अगर किसी ने आइस का एसेंस मास्टर किया है तो वो आइस एलिमेंट का एकदम गॉड बन जाएगा। उसके पास आइस की सुप्रीम पावर आ जाएगी। एसेंस कुछ भी हो सकता है। वो वर्ल्ड का कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, लाइक फायर, थंडर, टाइम, फेट, कर्मा, रीइंकार्नेशन, कुछ भी। सोवरिन रिलम के लोग यूनिवर्स का फेट कंट्रोल कर सकते हैं और लॉस को भी रिप्लेस कर सकते हैं। देखो ये बात ध्यान में रखना कि एसेंस एक ऐसी पावर है जो ऑर्गन की सभी नॉवेल्स में बताई जाएगी, इंक्लूडिंग रिनेगेड इमोर्टल। वो जो डोमेन होता है वो एक्चुअली आगे चल के थर्ड स्टेप में एसेंस बन जाएगा। नाउ अब अगला लेवल आता है फोर्थ स्टेप, इटर्नल रिलम। इस लेवल में रीच करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है वो तो ठीक से बताया नहीं गया है, एंड इसे कैसे डिवाइड किया गया है वो भी नहीं बताया है। देखो इस लेवल पर जाने का तरीका नोवेल के अंदर जो बताया है उसमें तुम्हें इटर्नल एसेंस को कॉम्प्रिहेंड करना होगा। ये एसेंस बाकियों के कंपैरिजन में सुपीरियर है, बहुत ही ज्यादा सुपीरियर। इसमें तुम्हें लिविंग बींग्स के एग्जिस्टेंस को समझना होगा, एंड जैसा कि इस एसेंस का नाम है इटर्नल, तुम इटर्नल बन जाओगे। शाओचुन को एक टाइटल मिलेगा द इटर्नल का। इस लेवल के लोग इनविंसिबल होते हैं। वो लोग एसेंस और नेचुरल लॉस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इवन अपने खुद के नेचुरल लॉस बना सकते हैं। इन्हें ट्रांसेंडेंट कल्टीवेटर कहा जाता है। बाय द वे वांगलिन भी अपनी नोवेल की एंड में फोर्थ स्टेप कल्टीवेटर होगा। देखो इसके बाद भी फिफ्थ स्टेप आता है जिसका नाम हमें नहीं बताया है, बट शाओचुन नोवेल की एंड में इस लेवल पर होगा। इस लेवल के लोग किसी भी एसेंस को यूज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं बताया है। तो वेल अब यही थे विल इटर्नल के सभी कल्टीवेशन लेवल्स। आई होप कि तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब वगैरह कर देना, एंड बाय बाय होमीज।